घी टॉपिक के ऊपर मैंने पहले ही फर्स्ट पार्ट है जो अपलोड कर दिया है, जिसमें मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाई है, स्टैटिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ घी। उसके बाद हमने पढ़ा था केमिकल कंपोजिशन ऑफ घी एंड फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ घी के बारे में। एंड लास्ट में हमने कवर किया था फूड एंड न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ घी। तो आज ये सेकंड पार्ट है जिसमें हम कवर करेंगे मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ घी। घी को किन किन मेथड से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो ठीक है, तो इसमें हम एक और टॉपिक को कवर करेंगे जो है फिज़िकल क्वालिटी ऑफ घी एंड घी में कौन कौन सी अडल्ट्रेशन की जाती हैं, उससे क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट हो सकते हैं, प्रॉब्लम क्या है अडल्ट्रेशन की घी में, उसको भी हम अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं घी को प्रोड्यूस किन किन मेथड से किया जाता है, जिसमें हम कवर करेंगे देसी मेथड, प्री स्ट्रैटिफिकेशन मेथड, क्रीमरी बटर मेथड। ठीक है, इनको हम कवर करेंगे। तो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे जो घी है उसको हम प्रिपेयर करते हैं बटर से भी प्रिपेयर कर सकते हैं, क्रीम से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। बटर है जो वो देसी भी हो सकता है, क्रीमरी भी हो सकता है। ठीक है, तो जो प्री स्ट्रैटिफिकेशन एंड कॉन्टिन्यूस मेथड है वो भी हम उसमें भी हम बटर को ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे फ्लो डायग्राम दिखाया गया है घी को मैन्युफैक्चर करने का वेरियस मेथड्स के साथ, जो कि मिल्क से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे घी को क्रीम से कैसे बनाया जा सकता है, मिल्क से कैसे बनाया जा सकता है। तो हम ये लेंथी प्रोसीजर है जिसमें हम मिल्क ले रहे हैं, ना कि बटर यूज़ कर रहे हैं सीधा। तो पहले हम मिल्क से बटर बनाएंगे, बटर के बाद हम घी बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें पहले आपको मिल्क लेना है। मिल्क को सिलेक्ट करके उसको वार्म करना है 40 से लेके 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। ठीक है, तो जब हम वार्म करते हैं मिल्क को तो उससे एफिशिएंसी है जो क्रीम की वो बढ़ जाती है। मिल्क को वार्म करने के बाद मिल्क एंटर होगा, रिवॉल्विंग बाउल होता है जिसमें हम क्रीम सेपरेट करेंगे, उसमें एंटर होगा जो कि सेंट्रीफ्यूगल सेपरेशन होती है, उससे हम क्रीम को सेपरेट करते हैं। ठीक है, तो मिल्क एंटर होगा रिवॉल्विंग बाउल के अंदर, तो उसमें जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो 3000 से लेके 6000 ग्रेटर होती है ग्रेविटेशनल फोर्स से। ठीक है, वो अप्लाई की जाएगी। तो जो मिल्क है वो उसमें जो स्किम मिल्क होगा एंड क्रीम होगी, उनका जो स्पेसिफिक डेंसिटी है वो अलग अलग होती है। जो क्रीम होती है उसकी स्पेसिफिक डेंसिटी होती है 1.01 एंड जो स्किम मिल्क होता है उसकी स्पेसिफिक डेंसिटी होती है 1.036। तो जो स्किम मिल्क हुआ वो हैवियर पोर्शन हुआ और जो क्रीम हुई वो लाइट पोर्शन हुआ। ठीक है, तो जो स्किम मिल्क है वो फोर्स होगा पेरिफेरी की टू द पेरिफेरी, तो जो फैट पोर्शन है वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द बाउल फोर्स होगा। तो दोनों के जो आउटलेट्स हैं वो डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो मिल्क से हम क्रीम को डिफरेंट आउटलेट के थ्रू सेपरेट कर लेंगे। सेपरेट करने के बाद जो अब हमारे पास क्रीम आई है उसको प्रेशराइज करना है 71 डिग्री सेल्सियस पे एंड होल्ड करके रखना है उसको एट सच अ टेम्परेचर फॉर एटलीस्ट 20 मिनट्स के लिए। ठीक है, हीट करने के बाद, प्रेशराइज करने के बाद, तो प्रेशराइजेशन से होता क्या है, जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, अनडिज़ायरेबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो गैशियस टेंटिंग सबस्टांस होते हैं, ये सारे एलिमिनेट हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, किल हो जाते हैं। ठीक है, तो प्रेशराइजेशन के बाद हम क्रीम को कूल करेंगे 5 से 10 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। तो इसमें हम कूल क्यों करते हैं, क्योंकि जो क्रीम है वो चर्निंग प्रोसीजर के दौरान जो until the butter fat, जो cream will not churn until the butter fat in the fat globules have at least partially solidified। तो इसलिए हम कूल करते हैं क्रीम को। ठीक है, कूल करने के बाद चर्निंग होती है। तो चर्निंग कैसे होता है, जो क्रीम होती है उसको चर्न में लोड किया जाता है एंड जो चर्न है उसका 1/3 या फिर 1/3 पोर्शन है जो टोटल कैपेसिटी का, उतनी क्रीम हम फिल कर देते हैं। ठीक है, इनिशियली जो चर्न होता है वो रोटेट करता है 5 to 10 मिनट
5 to 10 मिनट के लिए, एंड उसमें जो गैस अंदर लिबरेट हो जाती है उसको हम 1-2 बार निकालते रहते हैं बीच बीच में से, ठीक है। तो जो चर्न का टेम्परेचर है वो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस होता है। तो चर्निंग के दौरान क्या होता है, जब क्रीम ब्रेक होती है तो ब्रेकिंग स्टेज आती है चर्न की। क्रीम जब ब्रेक होती है तो जो स्पाई ग्लास होता है चर्न में वो क्लियर हमें दिखने लग जाता है। जो फैट होती है स्किम मिल्क में एंड इमल्शंस होती हैं वो ब्रेक हो जाती हैं, एंड स्मॉल बटर ग्रेन्यूल्स हैं जो बनने स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि अपीयरेंस है स्मॉल बटर ग्रेन्स है जो बनने लग जाएंगे, ठीक है। जब एक बार फैट ग्लोब्यूल्स ब्रोक हो जाते हैं तो जो फैट ड्रॉपलेट्स हैं वो एक दूसरे को ज्वाइन करके क्लम्प्स बना लेती हैं फैट का, जिसे हम बटर ग्रेन्स बोलते हैं, ठीक है। तो जो ये जो ब्रेकिंग स्टेज होती है वो चलती है कुछ उतने टाइम के लिए जब तक बटर ग्रेन्स का जो साइज़ है हमें पी साइज़ ना दिखने लग जाए, ठीक है। तो उसके बाद जो बटर मिल्क है उसको हम रिमूव कर देते हैं थ्रू द सीव, ठीक है। तो बटर है उसको हम चिल्ड वाटर में रखते हैं, 1 से 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है बटर का, उस टाइम पे रखते हैं एंड बटर मिल्क को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास बटर आ गया जो कि सॉलिड मास होगा बटर का। तो उसको हम सॉलिड मास कैसे बना, बटर को हमने जो हूप्स होते हैं उनमें ट्रांसफ़र किया, फिर उनमें प्रेशर अप्लाई किया, हाइड्रोलिक प्रेशर, उसके बाद परफोरेटेड होते हैं हूप्स भी, तो नीचे से जो वेव थी वो भी ड्रेन आउट हो गई, ठीक है। तो सॉलिड मास हो गया, आ गया अब हमारे पास बटर का। तो अब जो सॉलिड मास है उसको हम कट करके स्मॉल पीसेस में हीट करते हैं लो फ्लेम पे, ठीक है। लो फ्लेम पे हम हीट करते हैं एंड वो मेल्ट हो जाता है सारा का सारा बटर। तो उसके बाद जो घी बॉयलर होता है उसमें उस मेल्ट हो चुका है उसको हीट किया जाता है अच्छे से, ठीक है। तो कॉन्स्टेंटली हम एजिटेट भी साथ साथ करते रहते हैं, तो उससे क्या होगा, जो बटर है उससे हमें सीधा घी बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो कॉन्स्टेंटली एजिटेट करते रहना है, हिलाते रहना है उतना टाइम सारे मिक्सचर को, तो उससे क्या होगा, जो स्कॉचिंग की प्रॉब्लम है वो भी प्रिवेंट होती है। तो अर्ली स्टेज पे क्या होता है, बॉयलिंग के क्रैकलिंग साउंड आता है। क्रैकलिंग साउंड वो क्यों आता है, क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट जब निकलने लगता है तब क्रैकलिंग साउंड आता है, ठीक है। तो जो मॉइस्चर कम होना स्टार्ट हो जाएगा तभी जो क्रैकलिंग साउंड है वो भी कम आना स्टार्ट हो जाएगा। जब क्रैकलिंग साउंड बिल्कुल बंद हो जाए तो हमें बटर को जो हमारा अब हमारे पास लिक्विड आया है उसको अनडिस्टर्ब्ड रख देना है 80 से लेके 85 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 30 मिनटों के लिए, ठीक है। तो जब हम ऐसे ही रख देंगे 30 मिनट के लिए तो जो लिक्विड है वो 3 लेयर्स में बदल जाएगा। टॉप लेयर है उसमें तो डीनेचुरड पार्टिकल्स होंगे, जो मिडल लेयर है उसमें हमारी फैट होगी जो हमें चाहिए, एंड जो बॉटम लेयर है उसमें बटर मिल्क होगा। तो इसी मेथड को हम प्री स्ट्रैटिफिकेशन मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। जब ये लिक्विड जो है वो 3 लेयर्स में डिवाइड हो जाता है तो उसे प्री स्ट्रैटिफिकेशन मेथड भी बोला जाता है। उसके बाद क्या होता है, जो थर्ड लेयर है उसको मैकेनिकली रिमूव कर दिया जाता है एंड फर्स्ट लेयर को भी रिमूव कर दिया जाता है, एंड जो घी रेजिड्यूज बचते हैं उसको सोप इंडस्ट्री को भेज दिया जाता है, एंड हम घी को क्लैरिफाई करते हैं 110 से लेके 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर। तो फ़िल्टर करने के बाद जो घी है उसको हम स्टोर कर देते हैं 21 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, ठीक है। तो ये हमने बनाया मिल्क से घी। तो इसमें हमने ना तो क्रीम ली ना बटर लिया, मतलब कि मिल्क से पहले हमने क्रीम निकाली, फिर हमने बटर बनाया, उसके बाद घी बनाया, ठीक है। तो अब हम दूसरे मेथड्स को देखते हैं। तो जो मिल्क है उसको हम फर्मेंट करके कर्ड बना सकते हैं। बनाने कर्ड बन जाती है, उसको चर्न करते हैं, फिर उसमें से जो देसी बटर आता है उसको हम डायरेक्ट क्लैरिफाई करते हैं, प्री स्ट्रैटिफिकेशन होती है एंड घी बन जाता है, जिसके बाद हम उसकी कूलिंग और ग्रैनुलेशन कर देते हैं एंड पैकिंग एंड स्टोरेज। तो अब हम पढ़ेंगे कंट्री देसी मेथड, ठीक है। तो ये जो कंट्री देसी मेथड है इसमें हम मक्खन बनाते हैं पहले, मक्खन या फिर घी। बोथ मक्खन एंड घी आर एसेंशियली प्रिपेयर्ड ऑन अ कॉटेज चीज़।
जो कॉटेज इंडस्ट्री होती है वहाँ पे मक्खन और घी को ज़्यादा बनाया जाता है। जो लॉट होता है मक्खन का, ठीक है, और फ्रेश और अकमुलेटेड मक्खन का जो लॉट होता है उसको हम मेटेलिक वेसल में लेते हैं और हीट करते हैं लो फायर पे, ठीक है। तो लो फायर पे हीट करेंगे तो मॉइस्चर जो धीरे धीरे उड़ने लगेगा, ठीक है। जब पार्शली मॉइस्चर रिमूव हो जाता है तो एक स्टेज आती है जब हम एक्सपीरियंस से जज कर लेते हैं कि जो लिक्विड है वो हमारे पास घी आया है अभी या नहीं। फर्दर हीटिंग इज़ स्टॉप्ड एंड द वेसल रिमूव कर देंगे फायर में से। कूलिंग के बाद जो रेजिड्यूज़ होंगे सेटल डाउन हो जाएंगे एंड क्लियर फैट हमें मिल जाएगी। तो ये था हमारा देसी मेथड जो कि मक्खन से हमने बनाया, ठीक है, घी को। तो ये इन्होंने बताया है ट्रेडिशनल और इम्प्रूव्ड जो देसी मेथड है। मिल्क लेंगे, उसकी फर्मेंटेशन करेंगे, फर्मेंट करने के बाद मिल्क का कर्ड बन जाता है। उसके बाद कर्ड को जब हम चर्निंग करते हैं तो आपको मालूम है कि एक बटर मिल्क निकलता है, एक निकलता है हमारे पास बटर। तो बटर लेंगे, बटर की क्लैरिफिकेशन करके हम घी बना लेते हैं। तो अब हमारा थर्ड मेथड है क्रीमरी बटर मेथड। क्रीमरी बटर मेथड में हम क्या करते हैं, ये जो ऑल ऑर्गेनाइज्ड डेयरीज़ हैं उन्होंने ये मेथड को अडॉप्ट किया है, ठीक है। तो जो रॉ मटेरियल हम इसमें यूज़ कर रहे हैं वो अनसॉल्टेड क्रीमरी बटर होता है, ठीक है। अनसॉल्टेड क्रीमरी बटर लेना है, उससे हमको घी और वाइट बटर को प्रिपेयर करना है, घी को प्रिपेयर करना है। अब जो अनसॉल्टेड क्रीमरी बटर है उसको हीट करना है इम्प्रूव्ड घी बॉयलर में, जिसमें एक स्टेनलेस स्टील जैकेट पैन होगा जो कि मैनुअली स्टिरर भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो देयर में बी प्रोविज़न फॉर अ मूवेबल हॉलो स्टेनलेस स्टील ट्यूब सेंट्रली बोर्ड थ्रू the bottom of the pan for emptying the pan content when required। अल्टरनेटिवली जो पैन है वो उसमें सैम्पल पैन टिल्टिंग डिवाइस भी होगा, स्टीम कंट्रोलर भी होगा, प्रेशर एंड टेम्परेचर इंडिकेटर भी उसमें होगा, ठीक है। तो बिगनिंग में हम क्या करते हैं, जो अनसॉल्टेड क्रीमरी बटर है उसका सॉलिड मास लेते हैं एंड स्मॉल पीसेस में कट करके उनको लो फ्लेम पे स्टिर किया जाता है एंड मेल्ट किया जाता है। जो स्टीम प्रेशर है उसको फर्स्टली तो रेस कर दिया जाता है जब तक लिक्विड मास बॉइलिंग होना स्टार्ट नहीं कर देता, और विद द रिमूवल ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द पैन। तो इसमें क्या होता है कि तब तक हम स्टीम प्रेशर को रेज़ करते हैं जब तक 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नहीं हो जाता एंड जो घी है वो बॉयल करना स्टार्ट नहीं कर देता लिक्विड, ठीक है। जो टेम्परेचर है उसके बाद हम उसको कांस्टेंट करते हैं एंड कॉन्स्टेंटली हम एजिटेट करते रहते हैं। बटर जब घी में तब्दील होता है तो इससे स्कॉर्चिंग की जो प्रॉब्लम आती है वो भी प्रिवेंट हो जाती है, ठीक है। जब पार्शली मॉइस्चर निकल जाता है सारे मिक्सचर में से, लिक्विड में से, तो जो टेम्परेचर है लिक्विड मास का वो सडनली शूट अप हो जाता है एंड हीटिंग एट दिस स्टेज हैज़ अ केयरफुली कंट्रोल्ड। जो एंड पॉइंट इज इंडिकेटेड बाय द अपीयरेंस ऑफ एफरसेंसिव विच इज़ मच फाइनर देन द फर्स्ट together with the browning of the curd particle. At this stage a characteristic ghee flavor also emanates and this is an indication that it has been heated sufficiently। जो फाइनल टेम्परेचर होगा हीटिंग का, क्लैरिफिकेशन का, वो 110 होगा एंड 120 डिग्री सेल्सियस होगा। ये डिपेंड करता है रीजन टू रीजन। कूलिंग एंड सेडिमेंटेशन कर देते हैं, उसके बाद घी को फिल्टर आउट किया जाता है मसलिन क्लॉथ के थ्रू एंड सेडिमेंट्स को रिमूव कर दिया जाता है, घी रेजिड्यूज़ को, ठीक है। तो उसके बाद ग्रैनुलेशन एंड पैकेजिंग की जाती है घी की। अब हम अगले मेथड की तरफ चलते हैं जो है प्री स्ट्रैटिफिकेशन मेथड, जो मैंने आपको फर्स्ट मेथड में भी पढ़ाया था। तो इसमें क्या करते हैं कि जो घी है उस घी को बटर में से प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। जो कंट्री मेथड हमने पढ़ा था, देसी मेथड, उसमें पॉसिबिलिटी होती है कि जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है वो ओवर हीट हो जाता है एंड स्मोक की फ्लेवर भी देने लगता है। एंड जो क्रीमरी मेथड पढ़ा था हमने एंड कंट्री मेथड, दोनों में हाई एसिडिटी होती है रॉ मटेरियल में
एट हाई क्लैरिफाइंग टेम्परेचर मेक्स द प्रोडक्ट ग्रीसी। तो क्लैरिफाइंग टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण जो हमारा प्री स्ट्रैटिफिकेशन और क्रीमरी मेथड था और देसी मेथड था, उन तीनों में क्लैरिफाइंग टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण जो घी है लास्ट फिनिश्ड प्रोडक्ट ग्रीसी हो सकता है एंड उसकी शेल्फ लाइफ भी कम हो सकती है। तो उसके लिए प्री स्ट्रैटिफिकेशन मेथड अब हम पढ़ेंगे। ये एक मॉडिफाइड टेक्निक है। तो इसमें क्या होता है कि जो बटर है पहले उसको हमने बटर ही लेना है, सिर्फ बटर को अनडिस्टर्ब्ड रख देना है 80 से लेके 85 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट के लिए। तो उसके बाद जो बटर है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा एंड 3 डिस्टिंक्ट लेयर्स बन जाएगी। एक तो फर्स्ट लेयर, ऊपरी लेयर टॉप वाली, जो कि जिसमें डीनेचर्ड पार्टिकल्स होंगे कर्ड के, एक मिडल लेयर जो कि हमारा घी है, फैट है, एक बटर मिल्क जो निचली सबसे बॉटम वाली लेयर होगी। ठीक है, तो ये लेयर्स में सेपरेट हो गया, इसलिए इसको प्री स्ट्रैटिफिकेशन मेथड बोलते हैं। ठीक है, जो बॉटम लेयर होती है उसमें 60 से लेकर 70% सॉलिड नॉट कंटेंट प्रेजेंट होता है, जो कि हमारा बटर मिल्क है। ठीक है, एंड 80% मॉइस्चर उसी में प्रेजेंट होता है। जो बटर मिल्क है उसको मैकेनिकली रिमूव कर लेते हैं हम टॉप एंड मिडल लेयर में से। उसके बाद जो टेम्परेचर है रिमेनिंग 2 लेयर्स का वो हम 110 से लेके 120 रखते हैं एंड उसके बाद क्लेरिफाई कर लेते हैं। तो इस मेथड की मेरिट्स क्या है? इकोनॉमी इन फ्यूल कंजप्शन एज कम्पेयर टू डायरेक्ट क्लैरिफिकेशन, प्रोडक्शन ऑफ घी विद अ लोअर एसिडिटी एंड लॉन्गर शेल्फ लाइफ। तो हमारा नेक्स्ट मेथड है डायरेक्ट क्रीम मेथड। ठीक है, जो डायरेक्ट क्रीम मेथड है इसमें जो हम हीटिंग टेम्परेचर करते हैं, मॉइस्चर रिमूवल, फाइनल टेम्परेचर, क्लैरिफिकेशन, कूलिंग, सेडिमेंटेशन, ग्रेनुलेशन, पैकेजिंग सब सेम होती है बाकी सारे मेथड के साथ। ठीक है, तो अब हम इसके प्रोसीजर को देख लेते हैं। तो as pointed out above, one of the important drawback of direct cream ghee process is a lower percentage recovery of ghee as compared with the creamery butter process. This is a normal cream contain much more solid not fat than desi or white butter. This higher solid not fat content in cream contribute in a large ghee residue, which is a turn cause a greater fat loss in the same. Earlier workers have shown that non-fatty milk solids of cream can be removed by what has been termed the cream washing process. This process consists of diluting the cream with lukewarm water equal to the volume of original milk. After thoroughly mix it, gently stirring, the diluted cream is separated with altering the condition normal cream separation. तो इस प्रोसेस में पहले हम जो क्रीम है उसको ल्यूकवार्म वाटर के साथ डिल्यूट किया जाता है एंड उसके बाद मिक्स किया जाता है जेंटली एंड क्रीम को देन सेपरेट करते हैं क्रीम नॉर्मल क्रीम सेपरेशन कंडीशन से अल्टर करके। ठीक है, तो वॉश करते हैं क्रीम को 1 से 2% सॉलिड नॉट कंटेंट उसमें होता है। जब घी कन्वर्ट होता है, when converted into ghee in the usual manner as indicated above, it gives a higher yield. However, ghee has a flat flavor. Although the product also has a longer shelf life, artificial ripening of the washed cream with lactic starter to acidity level 0.20% lactic acid and acidification of cream with citric acid to the same level prior to clarification as above improve the flavor of the finished product. एक और मेथड है कॉन्टिन्यूस मेथड जो कि अंडर डेवलपमेंट चल रहा है अभी। तो इसमें एक टेबल दिया गया है जो कि कंपैरिजन है डिफरेंट मेथड्स ऑफ घी का। ठीक है, देसी मेथड, क्रीमरी बटर मेथड, डायरेक्ट क्रीम मेथड, प्री स्ट्रैटिफिकेशन मेथड एंड कॉन्टिन्यूस मेथड। ठीक है, इनकी अडेप्टेबिलिटी स्टेज कौन कौन सी होती है, बाय प्रोडक्ट कौन कौन सा है, घी की क्वालिटी कैसी होगी, अरोमा कैसा होगा, एंड टेस्ट, टेक्सचर, कीपिंग क्वालिटी कैसी होगी, इसके बारे में अच्छे से आपको बताया गया है। इसको आप खुद से रीड कर लीजिएगा टेबल को।
अब हम पढ़ेंगे फिज़िकल क्वालिटी ऑफ घी, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट आ जाता है कलर। जो कलर है घी का वो चाहे काऊ मिल्क यूज़ करके बनाया गया हो या फिर बफेलो मिल्क यूज़ करके बनाया गया हो, वो डिपेंड करता है प्रोडक्शन का मेथड कौन सा था, उसके हिसाब से कलर का थोड़ा बहुत वेरिएशन आता है। जो कलर होता है काऊ के घी का वो डीप येलो होता है एंड बफेलो घी का जो कलर होता है वो येलोइश टू ग्रीनिश टिंग कलर होता है। जब हम घी को प्रिपेयर करते हैं क्रीमरी बटर मेथड से तो जो कलर आता है वो सेम आता है देसी मेथड के साथ जब हम घी को प्रिपेयर करते हैं। बाय द डायरेक्ट क्रीम मेथड जो कलर आता है काऊ घी का वो अगेन डीप येलो होता है, बट दैट ऑफ बफेलो घी का जो कलर आता है वो वैक्सी वाइट कलर होता है। घी फ्रॉम मिक्स्ड मिल्क, अगर हम काऊ एंड बफेलो मिल्क दोनों को यूज़ करके बनाते हैं घी, तो जो शेड्स आते हैं कलर के वो प्रोपोर्शनल टू द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर। जो कलर है घी का वो डिपेंड करता है सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट पे भी, ठीक है। नेक्स्ट फिज़िकल क्वालिटी है घी की फ्लेवर, जिसमें स्मेल एंड टेस्ट को हम फ्लेवर बोलते हैं। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक है घी का बाय द ट्रेड। जो स्मेल है वो हम जब घी को स्मॉल क्वांटिटी में लेके रब करके देखते हैं तो ब्रिस्की ऑन द बैक ऑफ द पाम एंड इनहेलिंग इट नॉर्मली अ वेल प्रिपेयर्ड सैंपल ऑफ घी प्लीजेंट कुक्ड एंड रिच फ्लेवर देता है। जो टेस्ट होता है घी का वो स्वीट होता है एंड उसमें क्योंकि करैक्टरिस्टिक मिल्क फैट प्रेजेंट होती है एंड स्लाइड एसिडिक फ्लेवर भी हो सकता है घी का। नेक्स्ट इज द टेक्सचर जो ग्रेन्स होते हैं, ग्रेन्स ऑफ द लार्ज एंड अनफॉर्म्ड यूनिफॉर्म साइज़, अ फर्म एंड नॉन ग्रीसी कंसिस्टेंसी है जो घी की, उसे प्रेफर किया जाता है। जो ग्रेन का साइज़ है घी का वो डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स के ऊपर, जैसे कि कूलिंग का कितना रेट था, कितने टाइम पे टेम्परेचर पे कूलिंग की है, फैटी एसिड का मेकअप क्या है, ठीक है। फैटी एसिड्स का मतलब कि कैसे वो ज्वाइंट हैं, ठीक है। तो उसके बाद ईल्ड, जो घी की ईल्ड है वो मिल्क क्रीम एंड बटर सबसे इन्फ्लुएंस होती है, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि फ़ैट कंटेंट कितना था, जो रॉ मटेरियल हमने घी मेकिंग के लिए लिया तो उससे हम जो ईल्ड है उसको देखते हैं। सेकंड, परसेंटेज कितनी थी, फ़ैट कितनी रिकवर हुई है घी में, जो कि डिपेंड करेगी मेथड ऑफ मैन्युफैक्चर के ऊपर, एंड the item of fat loss in the different method of ghee making starting from milk। तो आज इस लेक्चर में हमने मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ घी के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने 4 से 5 मेथड्स को डिटेल में स्टडी किया। होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा अगर आपको अच्छी लगे तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।